हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। काफ़ी समय से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कुछ लेकर के आइए। तो अब आपके लिए मैं पीजीटी का पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो आपका अगस्त में पीजीटी का जो पेपर हुआ था, यानी कि अगस्त वाला पीजीटी का पेपर लेकर के आ चुका हूँ। इसमें हम आपके 40 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनका सॉल्यूशन देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किन किन टॉपिकों को बीपीएससी ज़्यादा टारगेट करता है। उन्हीं टॉपिकों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो पीवाईक्यू है इसके जस्ट बाद में आपको थ्योरी लेकर के आने वाला हूँ, तो आप इन्हें अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। देखिए, जो हमारी 1000+ क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसको आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यहाँ से आपके लिए बीपीएससी का भी अब यह पूरा का पूरा स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, आज हम आपसे चर्चा करेंगे पीजीटी के पेपर के बारे में। देखिए, आपका जो अगस्त में जो परीक्षा हुई थी टीआरई फर्स्ट, उसमें सिर्फ एक ही पेपर हुआ था संगीत का, पीजीटी का, तो उसी पेपर पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका जो दिसंबर में यानी कि टीआरई जो सेकंड हुआ था उसमें आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों ही पेपर हुआ था। तो इसके बाद हम इन दोनों पेपरों का भी सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे कि पहले कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद फिर लेवल को कैसा उन्होंने चेंज किया है या फिर टॉपिकों को चेंज किया है, जिससे हमें इस भर्ती के लिए मालूम चलेगा कि हमें कितना स्ट्रेटजी को बदलने की ज़रूरत है। अब देखिए, यहाँ से जो टीजीटी वाले विद्यार्थी है वो सोच रहे होंगे कि सर टीजीटी का एक ही पेपर हुआ है, तो फिर हम कैसे अंदाजा लगाएंगे। तो देखिए, हम इस पीजीटी के बिहाफ पर ही अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि आपका जो बीपीएससी का पेपर है इसमें जो परिवर्तन हुआ होगा वही आपका आगे आपका टीजीटी में होने वाला है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। फाइनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके लिए इस सेशन को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आपका पूरा का पूरा पेपर के बारे में, देन हम थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो आपका भर्ती होने वाला है उसमें 3 सेक्शन आपके रहेंगे। पहला रहेगा आपका भाषा का, दूसरा रहेगा आपका जीएस का, तीसरा रहेगा आपका सब्जेक्ट का। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट का रहने वाला है इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिएगा, आपकी आज से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, अब आपको क्लासेज मिलना शुरू हो गया है। अब देखिए, आपको ध्यान देना है अपना जीएस पर, यानी कि ये भी इसका 40 नंबर आने वाला है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। भाषा अर्था ये आपका सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। देखिए, पिछली बार आपका भाषा अर्था को हटा दिया गया था, लेकिन आपको ये सोच करके नहीं चलना है कि इस बार भी हटाया जाएगा। देखिए, आपको तैयारी पूरी करके चलना है, वो फिर सरकार के हाथ में है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब हम आपका जो सब्जेक्ट का जो कंसर्न है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपको राग से मिल रहा है, यानी कि पकड़ से क्वेश्चन बन रहा है। नी सा म प ग म यह स्वर समूह किस राग का सूचक है। देखिए, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट राग बताऊंगा जो कि आपको थ्योरी में बताने वाला हूं, वहां से आपको उनका वादी संवादी, गान समय, संप्रकृतिक राग और आपका पकड़ के बारे में अच्छे से आपको मैं याद करवा दूंगा, तो वहां से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जो आपको एक यहाँ पर सुरावली दिखाई दे रही है, इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा राग रहने वाला है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो राग है उसकी यह सुरावली रहने वाली है भीम पलासी। कौन से राग की सुरावली रहने वाली है, तो यह भीम पलासी राग की सुरावली है। अब देखिए, आपको सुरावलियों को एक बार अच्छे से याद करना है, तो हम बात करेंगे भीम पलासी राग के बारे में। तो इसका थाट क्या है, तो भीम पलासी राग का आपका थाट रहने वाला है काफ़ी। भीम पलासी राग आपका काफ़ी ताड़ का है। अब देखिए, काफ़ी ताड़ में आपका कोमल गनी स्वर आपके प्रयोग किए जाती हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि कोमल गनी आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका जो भीम पलासी है इसमें भी आपका काफ़ी ताड़ लगता है, तो यहाँ पर कोमल गनी आपका यहाँ पर लगता है। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको पकड़ याद नहीं होती है तो आप किस प्रकार से उसे बिना याद करे हुए भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन राइट निकलेगा। अब देखिए, आपका जो थाट रहने वाला है भीम पलासी का यह कौन सा है, काफ़ी। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे वादी संवादी के बारे में। तो इसका वादी संवादी क्या रहने वाला है, तो देखिए, माँ इसका वादी है, सा इसका संवादी है।
यानी कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर है वह मध्यम है, तो आपको मध्यम स्वरावली में अवश्य देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मासा आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा थाट रहेगा आपका, आपका भीमफलासी। अब आगे हम बात करेंगे इसकी जाति के बारे में। तो देखिए इसकी जाति कौन सी रहने वाली है, तो आपकी ओडव संपूर्ण इसकी जाति है। कौन सी जाति है आपकी, ओडव संपूर्ण। ओडव जाति का मतलब होता है इसमें 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं, तो आरोह में। लास्ट वाला होता है आपका, इसमें आपका संपूर्ण है तो 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है, अवरोह। तो आरोह में 5 स्वर, अवरोह में आपके 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। अब 5 स्वर आपके प्रयोग किए जा रहे हैं तो आपके 7 स्वर होते हैं। इनमें आपको फिर पता चलेगा कि वर्जित स्वर भी आपके कौन कौन से रहने वाले हैं। तो देखिए आपका जो रेदा है या इसमें आपके वर्जित स्वर प्रयोग किए जाते हैं आरोह में। किसमें किए जाते हैं, आपके आरोह में। तो यहाँ से आपको देखिए अगर कोई स्वरावली मिलेगी तो आरोह में आपको देखना है, रेदा स्वर उसको आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो देखिए आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है नी सा म प ग म, यहाँ पर आपको रेदा स्वर नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं ये भीमपलासी राग की आपकी स्वरावली रहने वाली है। और आगे हम इसमें देखें तो आपका इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं पकड़ किस प्रकार से आपकी रहने वाली है। अब देखिए जो बागेश्वरी राग है ये भी आपका काफी थाट का है। कौन से थाट का है, ये भी आपका काफी थाट का है। जो पटदीप है ये भी आपका काफी थाट का है। तो यहाँ पर आप जो आपका जो कोमल स्वर गणी लगता है इससे अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए फिर आपको आगे बढ़ना होगा, वादी समाधि पर जाना होगा। अगर उससे भी अंदाजा ना लगे तो आपको जो वर्जित स्वर होते हैं उनसे अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संचारी वर्ण किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है। देखिए आपका जो टीजीटी हुआ था आपका बीपीएससी वाला, उसमें पूछा गया था वर्ण कितने प्रकार के हैं। यहाँ पर पूछा गया कि संचारी वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन वही से रिपीट हो रहे हैं, आपकी उसी टॉपिक से क्वेश्चनों को घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। तो संचारी वर्ण क्या होता है, स्वरों का अवरोह क्रम, स्वरों का आरोही क्रम, स्वरों का सुत्तम रूप, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आपका जो संचारी वर्ण है ये आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए इसमें आपका क्या रहने वाला है, देखिए स्वरों का अवरोही क्रम, स्वरों का आरोही क्रम, स्वरों का शुद्धतम रूप। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि संचारी वर्ण में आपका आरोही क्रम होता है, शुद्धतम रूप आता है, अवरोही क्रम होता है। अब यहाँ से आपके जो वर्ण हैं, वर्ण कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं आपके, पहला है आपका स्थायी वर्ण, दूसरा है आपका आरोही वर्ण, तीसरा है आपका अवरोही वर्ण, चौथा है आपका संचारी वर्ण। इस प्रकार से आपके 4 वर्ण हैं। देखिए आपका जो स्थायी वर्ण होता है इसमें आपका स्वरों का शुद्धतम रूप रहता है। क्या रहता है इसमें आपका, स्वर का शुद्धतम रूप, स्वर का शुद्धतम रूप। आरोही वर्ण क्या होता है, इसमें स्वरों का आरोही क्रम रहता है। अवरोही क्या होता है आपका, इसमें स्वरों का अवरोही क्रम रहता है, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। फिर आगे हम बात करेंगे संचारी वर्ण क्या होता है। तो इसमें आपका स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण, इन तीनों का मिक्सचर आपका संचारी वर्ण कहलाता है। यानी कि स्वरों का शुद्धतम रूप होगा, स्वरों का आरोही क्रम होगा, स्वरों का अवरोही क्रम होगा, आपका वही संचारी वर्ण कहलाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए एक से अधिक आपका उत्तर रहने वाला है, उपरोक्त में एक से अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होता है। वेरी इंपोर्टेंट, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, स्थायी वर्ण, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी का जो पेपर है वो टफ नहीं आता है, लेकिन टफ आपका ऑप्शनों से बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं। यह आज तक के इतिहास का पहला पेपर है जिसमें 5 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब से पहले कहीं पर भी मैंने नहीं देखा है कि 5 आपके ऑप्शन मिलते हों, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करना है, अच्छे से करना है, और हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो अलंकार में आपका कौन सा वर्ण प्रयोग किया जाता है, तो अलंकार में आपका आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका भी आपका ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए आपका अलंकार क्या होता है, सारेगामा पधनि निधप मगारे। तो इस प्रकार से आरोही और अवरोही दोनों ही आपके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं।
आगे हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनता है। ये आपका ग्रामों से लेकर के 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको देखना है 4 3 2 4 3 4 2 श्रुति व्यवस्था किस ग्राम से संबंधित है। तो ये श्रुति आपका श्रुति ग्राम व्यवस्था आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए मैं आपकी जो बीपीएससी वाली जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी 1000+ क्वेश्चनों की, उसमें मैंने कईयों बार इस क्वेश्चनों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें आपको बताना है कि आपकी कौन सी ग्राम रहने वाली है, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम या फिर गंधार ग्राम। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, आपका जो गंधार ग्राम है यह बिल्कुल भी भरत जी ने इसके बारे में चर्चा नहीं की, उन्होंने बोला है कि स्वर्गवासी है। तो कहीं पर भी आपको ये मिले तो आप इसे ऐसे ही काट सकते हैं। अब यहाँ पर आता है षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम में से। देखिए षड्ज ग्राम का क्या रहता है आपका 4 3 2 4 4 3 2, ये आपका षड्ज ग्राम का है। मध्यम ग्राम का क्या है 4 3 2 4 3 4 2, यानी कि आपका यह इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका मध्यम ग्राम। क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका मध्यम ग्राम। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपको क्या क्या चीजें यहाँ से आपको मिलने वाली हैं, 4 3 2 4 4 3 2, ये आपका षड्ज ग्राम है। ठीक है, अब इसमें देखिए सा रे ग म प ध नि। अब आपको अगर ये श्रुत्यांतर पता है तो आप ग्राम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे मैं आपको बता दूं। अब देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सा की कितनी श्रुति हैं, तो सा की 4 श्रुति हैं, रे की 3 है, ग की 2 है, म की 4 है, प की 4 है, ध की 3 है, नी की 2 है। तो एक तो आप श्रुतियों के बारे में पता लगा सकती हैं कि किस स्वर की कितनी श्रुति हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आप ये पता लगा सकती हैं कि कौन सा स्वर किस श्रुति पर स्थित है। देखिए यहाँ पर प्राचीन काल के बारे में हम बात करेंगे तो प्राचीन काल में स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर रखा है। अगर हम आधुनिक समय की बात करेंगे तो आधुनिक समय में स्वर को उसकी पहली श्रुति पर रखा है। तो देखिए अंतिम श्रुति पर रखा है तो मतलब 7 4 पर होगा, रे इसमें ऐड करेंगे 3 तो 4 3 7 पे होगा, इसमें फिर ऐड करेंगे 9 तो ग आपका 9 पर होगा, 9 में 4 करेंगे 13 पर, 13 में 4 करेंगे 17, 17 में 3 20, 20 में 2 22। तो इस प्रकार से आपका प्राचीन श्रुति अंतर आपको पता लगेगा कि कौन सा स्वर किस श्रुति पर है। सा 4वीं श्रुति पर, रे 7वीं पर, ग 9वीं पर और आपका म 3वीं पर, प 17वीं पर, ध 20 पर और आपका नी 22 पर। इस प्रकार से आपको पता लगेगा। अगर यहीं पर हम आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में आपका पहली श्रुति पर रखा है। तो यहाँ से आपको देखिए पहली श्रुति पर रखा है तो सा आपका पहली श्रुति पर होगा। सा कौन सी पर होगा, पहली श्रुति पर। अब देखिए सा पहली श्रुति पर है तो अब हमें क्या करना है, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 पर रे, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 पर ग, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, 10 पर आपका म, 10 में आपका 4 ऐड करेंगे तो 14 पर आपका प, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18, 18 पर आपका ध, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21, 21 पर आपका नी। तो ये हो गया हमारा आधुनिक समय पर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक समय में आपका मध्यम कौन सी श्रुति पर है, तो मध्यम आपका 10वीं श्रुति पर है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी आप इजीली यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे और 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना षड्ज से प्रारंभ हुई है। वेरी इंपोर्टेंट। अब देखिए आपकी जो मूर्छना है, प्रत्येक ग्राम की कितनी मूर्छना रहती हैं, तो देखिए आपके ग्राम कितने हैं, ग्राम है आपके 3। तो आपका षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और आपका गंधार ग्राम, इसी को आपका निषाद ग्राम भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपकी प्रत्येक ग्राम की 7-7 मूर्छना है। कितनी आपकी 7-7 मूर्छना है। तो अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना षड्ज से प्रारंभ होती है। सौबीरी, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा। तो अब देखिए आपकी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहली मूर्छना आपकी क्या रहने वाली है, सौबीरी। दूसरी क्या रहने वाली है आपकी, ऋणस्वभा। तीसरी क्या रहने वाली है आपकी, कलोपनता। चौथी आपकी क्या रहने वाली है,
शुद्ध मध्या। पांचवी आपकी क्या रहने वाली है, मार्गी। छठवीं पूर्वी। सातवीं आपकी हर्षिका। तो इस प्रकार से आपकी मध्यम ग्राम की 7 मूर्छना है। अब देखिए, जिस ग्राम की आपकी मूर्छना के बारे में पूछा जाए तो आपका जो ग्राम का नाम है वो उसके पहले मूर्छना के पहले स्वर पर ही नाम रखा गया है। तो मध्यम ग्राम की मूर्छना आपकी मध्यम स्वर से ही प्रारंभ होगी, यानी कि म से प्रारंभ होगी। तो अब आपको इनके स्वरों के बारे में कैसे पता लगाना है, देखिए म से स्टार्ट हो रही है तो आपको एक एक स्वर नीचे चलते जाना है। म के बाद क्या आता है आपका ग के बाद आपका क्या आता है रे के बाद क्या आता है आपका सा के बाद आपका नी के बाद आपका ध के बाद आपका पा। देखिए इस प्रकार से आपकी यहाँ पर रहने वाली है। आपसे क्या पूछा है कि षडज स्वर से कौन सी मूर्छना प्रारंभ होगी, तो आपकी जो शुद्ध मध्या है ये आपकी षडज से प्रारंभ होगी। इस प्रकार से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। सारंगदेव जी का संगीत रत्नाकर के अनुसार कंप के आधार पर गमक के कितने प्रकार माने गए हैं। तो यहाँ से गमक से एक क्वेश्चन बनता है। तो गमक के कितने प्रकार माने गए हैं, तो गमक के आपके सारंगदेव जी ने 15 प्रकार माने हैं। कितने प्रकार माने हैं, तो 15 प्रकार आपके रहने वाले हैं गमक के सारंगदेव जी के अनुसार। अब यहाँ पर आपसे और भी पूछा जा सकता है, तो अहोबल जी के द्वारा क्या रहने वाला है, तानसेन जी के द्वारा क्या रहने वाला है, पार्श्वदेव जी के द्वारा क्या रहने वाला है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे हम बात करेंगे दक्षिणी संगीत में कितने गमकों की चर्चा मिलती है, तो ये भी आपसे आगे पूछा जा सकता है। देखिए अहोबल जी ने माना है आपका 20, कितने माना है आपका 20 गमक। कहाँ पर माना है आपका संगीत पारिजात में, कहाँ पर माना है आपका संगीत पारिजात में। तानसेन जी ने कितने माना है, तो 22 यानी कि तो तानसेन जी का सैनिया घराना था, तो उसके बारे में वहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है तानसेन के 22 गमक के बारे में। पार्श्वदेव ने कितने माना है, तो पार्श्वदेव जी ने आपके 7 गमक माने हैं। कितने माने हैं, 7 गमक। दक्षिणी संगीत में यानी कर्नाटक संगीत में कितने गमक मिलते हैं, 10 गमक। तो इस प्रकार से गमकों की संख्या है। आपसे आगे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, अगर मध्य लय में 1 सेकंड में एक मात्रा बोली जाती है तो 4 सेकंड में एक मात्रा बोलने को कौन सी लय कहेंगे। विलंबित, मध्य, द्रुत, इनमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका लय से संबंधित क्वेश्चन बनता है, आपका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ लय क्या होती है। तो लय आपकी 3 प्रकार की होती है। लय कितनी प्रकार की होती है, लय 3 प्रकार की होती है। कौन सी आपकी, पहला रहता है आपका विलंबित, दूसरा रहता है आपका मध्य, तीसरा रहता है आपका द्रुत। तो आपकी लय 3 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज देखना है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, मध्य लय में 1 सेकंड में एक मात्रा बोली जा रही है। तो आपका मध्य लय है, इसमें आपका 1 सेकंड में एक मात्रा बोली जा रही है। कितनी मात्रा, एक मात्रा। तो 4 सेकंड में एक मात्रा बोलने को कौन सी लय कहेंगे, तो इसके बारे में आपको बताना है कि अब देखिए यहाँ से आपको विलंबित में जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपका लय स्लो हो जाएगी। अब लय स्लो हो जाएगी तो क्या रहेगा कि 1 सेकंड में हम कितनी मात्राएं बोलेंगे, तो एक मात्रा बोलने के लिए हम 4 सेकंड का समय लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 4 सेकंड का समय। तो वो हो जाएगी आपकी विलंबित लय। यहाँ पर द्रुत लय की बात करेंगे हम, तो द्रुत लय में क्या होगा, एक मात्रा बोलने के लिए हम 1 सेकंड से भी कम समय लगाएंगे, यानी कि 1/2 सेकंड। तो अब यहाँ से आपको देखना है कि 4 सेकंड में एक मात्रा बोलने को क्या कहते हैं। तो 4 सेकंड में एक मात्रा बोलने को क्या कहेंगे, तो आपको विलंबित लय, क्या कहेंगे, विलंबित लय। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मूर्छना किस पर आश्रित है। तो अभी मैंने आपको बताया था मूर्छना आपकी ग्राम पर आश्रित रहती है। आपकी जो 3 ग्राम हैं, तीनों ग्राम से आपकी 21 मूर्छना बनती है। कितनी मूर्छना बनती है, तो आपकी 21 मूर्छना बनती हैं। प्रत्येक ग्राम की 7 मूर्छना, क्या है, प्रत्येक ग्राम की 7 मूर्छनाएं आपकी रहती हैं। तो इस प्रकार से आपका देखिए ग्राम से क्वेश्चन आपका 100% बनता है, श्रुति से क्वेश्चन बनता है, गमक से क्वेश्चन बनता है।
आगे आपको पता चलने वाला है कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। और आपको कमेंट करते हुए चलना है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्या हम आगे कंटिन्यू करें या फिर थ्योरी से स्टार्ट करें। 4 विभाग वाले ताल का नाम क्या है? और यहाँ पर आपको देखना है निम्न में से कौन सी ताल 4 विभाग वाली है? तीव्रा, स्थूल ताल, आड़ाचार ताल, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी मात्रा कितनी, कौन कौन सी ताल कितनी मात्राओं की होती है। तो तीव्रा ताल कितनी मात्रा की रहती है? तो तीव्रा ताल आपकी होती है 7 मात्रा की। स्थूल ताल कितनी मात्रा की है? तो स्थूल ताल होती है आपकी 10 मात्रा की। आड़ाचार ताल कितनी मात्रा की है? तो इसकी मात्रा है आपकी 14। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है कि 4 विभाग वाली कौन सी ताल है। अब देखिए 7 जो तीव्रा है 7 मात्रा की, इसमें विभाग कितने होते हैं आपको बताना है। तो इसमें आपके 3 विभाग होते हैं। स्थूल ताल में कितने विभाग होते हैं? स्थूल ताल में आपके 5 विभाग होते हैं। आपका आड़ाचार ताल में कितने विभाग होते हैं? इसमें आपके 7 विभाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 विभाग वाली निम्न में से कोई भी आपकी ताल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको तालों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपका जो तीव्रा ताल है इसमें 7 मात्राएं हैं। 7 मात्रा कौन कौन सी हैं? धा, तिन, ता, तिट, कत, गद, गन, ये आपकी 7 मात्राएं हैं। स्थूल ताल की बात करें, धा, धा, धिन, ता, किट, धा, किट, कत, गद, गन, इस प्रकार से आपकी मात्राएं रहने वाली हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, किस ताल के सभी विभागों में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है? वेरी इंपोर्टेंट। तिलवाड़ा, जपताल, धमार। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट है हर एक एग्जाम के लिए। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मानो कि आपको ये क्वेश्चन 2 आउट हैं। एक तो आपको धमार ताल अच्छे से पता होना चाहिए, इससे घुमा फिरा करके कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपका क्या रहने वाला है? दूसरा है आपका ध्रुपद। ध्रुपद का क्या है कि इसका जो गायक है उसको क्या बोला जाता है। ये 2 क्वेश्चन आउट हैं या हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि किस ताल के सभी विभागों की मात्राएं भिन्न होती हैं। तो देखिए आपकी जो धमार ताल है इसके सभी विभागों की मात्राएं आपकी कैसी रहती हैं? तो इसके सभी विभागों की मात्राएं आपकी भिन्न रहती हैं। तो देखिए धमार ताल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए इसमें मात्राएं कितनी होती हैं। तो धमार ताल में आपकी 14 मात्राएं होती हैं। विभाग कितने होते हैं? तो आपके 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 4। अब देखिए पहले विभाग में आपकी 5 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो इस प्रकार से आपकी मात्राएं रहती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसे क्या बोला जाता है आपका? इसे विषमपदी, विषमपदी ताल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? तो इसे विषमपदी ताल आपका बोला जाता है। ठीक है, इसके बोलों के बारे में बात करें, क, धिट, धिट, धा, आ, ग, तेट, तेट, ता, आ, ये इसके बोल रहने वाले हैं। ठीक है, यह आपका फेवरेट क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो तालों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, रागों से भी बनती हैं, और आगे आगे हम देखने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिससे आपको भी आइडिया लगेगा। और आप सेल्फ स्टडी जब करेंगे तो आपको खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आपको आइडिया लगेगा कैसा क्वेश्चन बनता है। आगे हम बात करेंगे भैरव का समप्राकृतिक राग है। तो भैरव का समप्राकृतिक राग कौन सा है? नट भैरव, कालिंगड़ा, अहिर भैरव, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका भैरव का समप्राकृतिक राग कौन सा आपका रहने वाला है, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए आपका जो भैरव है इसका समप्राकृतिक राग कौन सा है? तो इसका समप्राकृतिक राग रहने वाला है आपका कालिंगड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब भैरव के थाट की हम बात करें तो इसका थाट क्या है? भैरव। यह कैसा राग है? तो यह एक आपका संधि प्रकाश राग है। कैसा राग है? संधि प्रकाश राग। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भैरव राग से। अब देखिए इसकी जो वादी संवादी है, इसके वादी संवादी की अगर बात करें तो दैवत और आपका ऋषभ इसका वादी संवादी है। कोमल दैवत, कोमल ऋषभ। इसकी अगर जाति की हम बात करें तो इसकी आपका संपूर्ण जाति इसकी रहती है। तो इस प्रकार से आपका भैरव राग यहाँ पर रहने वाला है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया है। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो कंप्लीट आपको मैं रागों के बारे में चर्चा करूँगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और आपको पूरा का पूरा परिचय में रागों के बारे में देने वाला हूँ। देखिए मैं मोस्ट राग आपको दूंगा
जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे, वहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर के प्रारंभिक 14 सलीकों में और श्लोकों में क्या है, प्रारंभिक 14 श्लोकों में किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए आपका यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जो ग्रंथ है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो रत्नाकर से आपको पूछा गया है कि जो प्रारंभिक के 14 श्लोक थे उनसे किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो संगीत रत्नाकर का, लेखक या फिर आश्रयदाता का, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको प्रारंभ के 14 श्लोकों से किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लेखक होता है, लेखक व आश्रयदाता के बारे में आपको संगीत रत्नाकर के प्रारंभिक 14 श्लोकों से आपको जानकारी मिलती है। तो ये भी आपको एक अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सा संगीत रत्नाकर के बारे में। तो संगीत रत्नाकर आपका जो ग्रंथ है, संगीत रत्नाकर, इस किसके द्वारा लिखा गया था। तो सारंगदेव जी के द्वारा, सारंगदेव जी द्वारा लिखा गया है। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसे आपका सप्ताध्यायी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, सप्ताध्यायी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 7 अध्याय है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपकी 7 अध्याय है। 7 अध्याय कौन कौन से हैं आपका, स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वादाध्याय, नृत्याध्याय। तो इस प्रकार से आपके 7 अध्याय रहने वाले हैं। स्वर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, स्वर, दूसरा है आपका राग, तीसरा है आपका प्रकीर्ण, चौथा है आपका प्रबंध, पांचवा है आपका ताल, छठवा है आपका वाद्य, सातवां है आपका नृत्य। देखिए स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, नृत्याध्याय, तो नर्तनाध्याय। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 7 यहाँ के अध्याय रहने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और आगे आपका पूछा जा सकता है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, कौन सा राग मध्यकालीन राग है। यानी कि मध्यकालीन राग आपका निम्न में से कौन सा रहने वाला है, आपको बताना है। केदार, देश या फिर भीमपलासी। तो मध्यकालीन राग इनमें से कौन सा है। देखिए भीमपलासी राग आपका मध्यकालीन राग है। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इनका एक पैटर्न है कि जिस टॉपिक को ये उठाते हैं उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। यानी कि भीमपलासी आपको आगे उसकी पकड़ पूछा गया था, इस बार आपका यहाँ पर पूछ लेगा इसका गहन समय। ठीक है, आगे आपको भीमपलासी से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यानी आपको जो चीज़ पढ़नी है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए। यानी कि जिस भी टॉपिक को अगर आप पढ़ें उसको बिल्कुल डीप में जाकर के अच्छे से उसको पढ़ें। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, भीमपलासी का मध्यकालीन इसका रहने वाला है। अब देखिए जो आपका दिन का तृतीय पैर है, क्या बोला जाता है इसको, दिन का तृतीय पैर। तो ये भी आपसे आ सकता है दिन का तृतीय पैर या फिर मध्यकालीन इसका समय। अब देखिए हम थोड़ा सा अगर देश के बारे में बात करें तो एक क्या रहने वाला है आपका, रात्रि का दूसरा प्रहर, रात्रि का दूसरा प्रहर। अगर हम बात करें केदार के बारे में तो यह क्या है आपका, रात्रि का प्रथम प्रहर। तो ये इनका गायन समय कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर में मार्ग रागों के अंतर्गत राग वर्ग में रागों की संख्या कितनी है। वेरी इंपोर्टेंट। देखिए मैं आपको जो ऑप्शन है या जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको 2 से 4 फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आगे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इनके आसपास के क्वेश्चनों को। तो संगीत रत्नाकर में मार्ग के अंतर्गत कितनी आपको राग वर्ग में संख्या रखी गई है, 20, 10, 30। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। देखिए इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 20। आपका जो संगीत रत्नाकर में मार्ग रागों के अंतर्गत आपके राग वर्ग में रागों की संख्या 20 रखी गई है। देखिए आपका जो संगीत रत्नाकर है इसमें 10 विधि राग वर्गीकरण मिलता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके मतलब उसमें किस प्रकार से रागों को रखा गया है। निशंक वीणा का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको बताना है निशंक वीणा के बारे में, संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र, संगीत पारिजात,
एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप बीपीएससी के पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया हो। देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, तो यानी कि जिस टॉपिक को ये उठाते हैं उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपका संगीत रत्नाकर से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको संगीत रत्नाकर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अब यहाँ संगीत रत्नाकर यानी कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके अभी तक आ चुके हैं और आगे और भी आपके आ सकते हैं। तो ये भी आपका निशंक वीणा सबसे पहले संगीत रत्नाकर में ही इसकी जानकारी मिलती है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक टॉपिक से ये पूछते हैं, तो इनका यही सिद्धांत है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, म प ध प म स्वर किस राग के सूचक हैं? भीमपलासी, केदार, व्याक। तो कमेंट करके आपको बताना है कि आपका जो यह स्वरावली आपको दिखाई दे रही है यह किस राग को इंगित करती है, यानी कि किस राग की स्वरावली यहाँ पर यह रहने वाली है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका केदार। क्या रहने वाला है आपका? केदार। तो जो केदार है आपका यह आपका कल्याण थाट का है। कौन से थाट का है आपका? कल्याण थाट। किस थाट का राग है आपका? कल्याण थाट का। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, वादी संवादी। तो वादी संवादी आपका क्या रहने वाला है? वादी संवादी आपका रहने वाला है मासा। क्या रहने वाला है आपका? मासा। जाति क्या रहने वाली है आपकी? तो इसकी जाति रहने वाली ओड़व साड़व। क्या रहने वाली है आपकी? ओड़व साड़व। देखिए इसमें आपका ओड़व में रेग वर्जित होता है और साड़ा में आपका गप वर्जित होता है। देखिए म प ध प, इसमें आपको रेगा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकती हैं कि आपको रेगा नहीं मिल रहा है तो आपका केदार रहने वाला है। थाट कल्याण है तो इसमें आपका म तीव्र भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर इसके समय की हम बात करेंगे, समय भी आपका पूछ लिया जाता है। तो रात्रि का प्रथम फेर क्या है आपका? रात्रि का प्रथम फेर। देखिए आपको अगर कल्याण थाट के जितने भी राग मिलेंगे लगभग एक आध दो को छोड़ करके लगभग सभी का गायन समय रहता है और रात्रि का प्रथम फेर ही रहता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, संगीत पारिजात ग्रंथ में गीत वाद्य नृत्य में से किसके अंश प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी कि ग्रंथ से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बन रहे हैं। गीत, वाद्य और नृत्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? संगीत पारिजात में आपका गीत वाद्य नृत्य में से किसके अंश प्राप्त नहीं होते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका जो नृत्य है, नृत्य के यानी कि डांस के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। अब यहाँ से आपको देखना है जो संगीत पारिजात ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया आपका अहोबल जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अहोबल जी का यह ग्रंथ है। अहोबल जी ने क्या किया था? तो सर्वप्रथम, वेरी इंपोर्टेंट, सर्वप्रथम वीणा पर तार स्थापित किए थे। तार स्थापित किए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बन सकता है। इनके बाद श्रीनिवास जी आए जो कि इनके शिष्य थे, उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके अच्छे से उनको अरेंज किया था। आगे हम बात करेंगे चतुर पंडित किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट, चतुर पंडित किसे कहते हैं? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, सारंगदेव, भातखंडे जी। तो आपका चतुर पंडित किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका भातखंडे जी को। देखिए उपनाम से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चतुर पंडित किसे बोला जाता है? भातखंडे जी को, वेरी इंपोर्टेंट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, श्री मल्ललक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है? श्री मल्ललक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है? भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, रामामात्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए आपको जो बुक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो श्री मल्ललक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है? आपके भातखंडे जी। अब देखिए यहाँ से मैं आपको इनकी कुछ और बुकों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकी और बुक है, महत्वपूर्ण बुक है, अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी बुक है। दूसरी आपकी क्रमिक पुस्तक मालिका। क्या है आपकी? क्रमिक पुस्तक मालिका। क्या रहने वाली है आपकी? क्रमिक पुस्तक मालिका। तीसरी आपकी भातखंडे संगीत शास्त्र। भातखंडे संगीत शास्त्र। चौथी इनकी महत्वपूर्ण बुक है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। क्या है आपकी? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। तो इस प्रकार से कुछ इनकी वेरी इंपोर्टेंट बुक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं।
तो आपको अच्छे से इनके बारे में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है। अब देखिए यहाँ से संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है, मैंने आपसे बताया था कि एक टॉपिक को ये उठाते हैं उससे मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछ डालते हैं, यानी कि आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से करते हुए चलना है। किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे अधिक क्वेश्चनों को लेकर के आ सकता है। तो यहाँ से संगीत रत्नाकर में टीका किसके द्वारा लिखी गई है, सिंह भूपाल, कलीनाथ, शंकुक। तो देखिए संगीत रत्नाकर की टीका बहुत ज़्यादा ग्रंथकारों ने लिखी है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है यह रहने वाला है आपका एक से अधिक, क्योंकि सिंह भूपाल जी की भी है, कलीनाथ की भी है, तो इनकी भी आपकी संगीत रत्नाकर पर टीका आ चुकी है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका एक से अधिक। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस राग में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग होता है। अब देखिए आपको बताना है किस राग में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग होता है, देश में, भीमपलासी या फिर केदार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अभी केदार का क्वेश्चन आया था, फिर से आपका एक क्वेश्चन आ गया, यानी कि केदार राग में आपका कोमल निषाद का अल्प प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, निषाद में कोमल, अब कोमल निषाद का केदार राग में अल्प प्रयोग किया जाता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा उस पर चर्चा कर चुका हूँ। तो आगे हम बात करेंगे घराने। अब ये घराने से बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि घराने आपको सभी घरानों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन है, बड़े गुलाम अली खां, मौदू खां, अब्दुल करीम खां। तो किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन रहने वाले हैं आपके, तो देखिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अब्दुल करीम खां हैं यह किराना घराने के प्रसिद्ध गायक हैं, यानी कि आविष्कारक भी इनको कहा जाता है। यानी कि किराना घराने के आविष्कारक कौन है, तो आपके अब्दुल करीम खान रहने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, आर्य संगीत विद्यालय पुणे की स्थापना किसने की। आर्य संगीत विद्यालय पुणे की स्थापना किसने की थी, भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अब्दुल करीम खां, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो आर्य संगीत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल करीम खान जी के द्वारा। अब्दुल करीम खान जी ने आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि आपका पुणे में स्थित है। और देखिए बीपीएससी के पैटर्न को आप समझ रहे हैं, अब्दुल करीम खान को इन्होंने उठाया था, इनका घराना पूछ लिया, इनका जो इन्होंने विद्यालय की स्थापना की है वो पूछ ली। अब देखिए आगे भी और क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं कि नहीं पूछने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लादिया खां, हाफिज अली खां, फैयाज खां, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक कौन रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, फैयाज खां। अब देखिए जो फैयाज खां हैं इन्हें आगरा घराने का रत्न बोलते हैं, आगरा घराने का रत्न इनको बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा घराने का रत्न किसको बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, रे म प नी ध प म ग रे स्वर समूह किस राग का सूचक है। अब ये स्वरावली आपको पता होना चाहिए, यह किसकी रहने वाली है, देश, श्याम कल्याण, शुद्ध सारंग। तो ये किसकी आपकी ये स्वरावली रहने वाली है, देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, देश। क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर, देश। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे कि देश राग का थाट कौन सा है, तो आपका खमाज थाट है। कौन सा थाट है आपका, खमाज। इसकी जाति कौन सी है, तो जाति आपकी ओड़व संपूर्ण। क्या है आपकी, ओड़व संपूर्ण। अब देखिए आपका जो आरोह में 5 स्वर रह रहे हैं, तो यहाँ से आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि इसमें वर्जित स्वर कौन से रहते हैं। तो वर्जित स्वर की हम बात करें तो गद है, इसके वर्जित स्वर आपके रखे गए हैं। अब आगे हम बात करेंगे आपसे इसके बादी संवादी के बारे में। तो इसका बादी संवादी क्या रहने वाला है, तो बादी संवादी इसका रहने वाला है रे प, यानी कि ऋषभ और पंचम। अब गायन समय की हम बात करेंगे, गायन समय क्या है इसका, रात्रि का द्वितीय पहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर। अब देखिए आप इसे किस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए आपका जो खमाज थाट है इसमें कौन सा स्वर प्रयोग किया जाता है, इसमें कोमल नहीं, कौन सा,
कोमलनी। अब देखिए आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे होंगे, इसमें आपका कोमलनी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका इसके बाद संवादी क्या है, रेपा। देखिए इसमें आपका रेपा की स्वर, आपको रेपा स्वर जरूर मिलेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या रहने वाला है, गध वर्जित रहने वाला है। तो अब गध किस में, आपका आरोह में। तो रे म प नी ध, इसमें आपको गध वर्जित है। तो आप इस प्रकार से स्वरावलियों को पहचान सकते हैं, क्योंकि स्वरावली याद नहीं होती है, और स्वरावली आपकी ऐसे भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्वरावली है उसको हम रट लें, बना करके भी आपकी स्वरावली आ सकती है। तो आपको अगर राग का पूरा परिचय पता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, भातखंडे जी की ठाट पद्धति किस पर आधारित है। मुकाम, स्थान, मेल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भातखंडे जी की जो ठाट पद्धति है, अब यहाँ से आपको किस प्रकार से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, देखिए यहाँ पर आपका जो बीपीएससी ने आपका मेल माना है, यानी कि मेल पर संस्थान भी आपका मेल को ही बोला जाता है, ठाट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो भातखंडे जी ने 10 ठाट माने हैं, कितने ठाट माने हैं, तो भातखंडे जी के 10 ठाट थे। अब देखिए यहाँ से आपको 10 ठाटों के बारे में पता होना चाहिए कि उनमें कौन कौन से स्वर विकृत होते हैं, कौन से ठाट में कौन से स्वरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भातखंडे नाट्य शास्त्र में सुसर वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में किया जाता है। तो आपका जो ग्रंथ है वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नाट्य शास्त्र में आपका कितने अध्याय हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, तो कुल 36 अध्याय हैं। संगीत के कितने अध्याय हैं, तो संगीत के आपके 6 अध्याय हैं। कौन कौन से अध्याय हैं, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, ये आपका संगीत से संबंधित अध्याय है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा रचनाकार। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि सुसर वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में मिलता है। देखिए सुसर वाद्यों का वर्णन आपका 30वें अध्याय में मिलता है। कौन से अध्याय में मिलता है, 30वें अध्याय में। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका 28वें अध्याय में क्या मिलता है। तो आपका जो 28वां अध्याय है इसमें आपका मिलता है वाद्यों के प्रकार, वाद्यों के प्रकार, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, ये आपकी 28वें अध्याय में मिलती हैं। 29वें अध्याय में क्या मिलता है, तो आपके वीणाओं के प्रकार, वीणा के प्रकार। आपका 30 अध्याय में क्या मिलता है, तो यहाँ पर सुसर वाद्यों का वर्णन क्या मिलता है आपका, सुसर वाद्यों का वर्णन। 31वें अध्याय में क्या मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है आपका कलालय, कला लय ताल का वर्णन। आपका जो 32वां अध्याय है उसमें क्या मिलता है, गायन वादन के गुण दोष, गायन वादन के गुण दोष। 33वें अध्याय में क्या मिलता है, इसमें मिलता है आपका अवनद वाद्यों का उत्पत्ति, अवनद वाद्यों की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पूरा का पूरा नाट्य शास्त्र का मैंने आपको परिचय बता दिया है। अब यहाँ से आपका और भी इधर उधर से क्वेश्चन बनेगा, तो नाट्य शास्त्र से यहाँ से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे राग देश का गायन वादन समय क्या है, यानी कि जो आपका राग देश है इसका गायन समय क्या रहने वाला है। रात्रि का प्रथम फेर, रात्रि का दूसरा फेर, रात्रि का तीसरा फेर, इनमें एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है राग देश के बारे में। तो देखिए आपको जो राग देश है इसका गायन समय क्या रहने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका रात्रि का दूसरा प्रहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, रात्रि का दूसरा प्रहर। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मारी फुन्नगमात के रचयिता कौन है। ये आपकी एक पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, रजा नवाब अली खां, दौलत राम रजा खां। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि बुकों से संबंधित क्वेश्चन आपके पीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि आपको जितनी भी बुकें हैं उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो
बना दूंगा और आपको वहाँ से पूरा का पूरा फंस जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका मारी फुग्गन मात के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका रजा नवाब अली खां। क्या रहने वाला है आपका, रजा नवाब अली खां। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको रटना ही पड़ेगा, बुकों से संबंधित आपका ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। प्रसिद्ध गायक एवं वीणा वादक बेजू किस राजा के काल में अधिक प्रसिद्ध हुए थे। तो आपके जो बेजू थे यह किस राजा के काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए थे, राजा मानसिंह तोमर, महाराणा कुंभा, गयासुद्दीन खिजली। तो जो आपके जो बेजू बाबरा थे, यानी कि इनका पूरा नाम क्या था, बेजू बाबरा। बेजू बाबरा ये किस घराने के थे, तो ये ग्वालियर के थे, यानी कि ग्वालियर घराने। अब देखिए यहाँ से आपको माइंड में क्लिक कर गया होगा कि ग्वालियर घराने के थे बेजू बाबरा। तो अब यह आपके जो राजा मानसिंह तोमर हैं ये कहाँ के हैं, ये भी आपके ग्वालियर के राजा हैं। ये भी कहाँ के राजा थे, तो ये भी ग्वालियर के थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो बेजू बाबरा हैं यह किसके समय में प्रसिद्ध हुए होंगे, तो राजा मानसिंह तोमर के में। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को रिलेटेड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि एक टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के आपको पूछे जाएंगे। तो संगीत रत्नाकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सप्ताध्यायी। क्यों, क्योंकि इसमें आपके 7 अध्याय हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे भी आपका देखिए जो आपका पंचम वेद है ये भी आपको पूछा जाता है। तो आपका नाट्य शास्त्र को आपका पंचम वेद बोला जाता है। अष्टाध्यायी आपका पाणिनि को बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो निकनेम रहते हैं उनको बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे धमार गायन शैली में किसका वर्णन प्राप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका धमार गायन शैली है, आपकी गायन शैली ध्रुपद और धमार से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसमें आपका होली का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, तो धमार गायन शैली में आपका होली का वर्णन मिलता है। जो आपकी धमार गायन शैली है इसमें आपका धमार ताल के साथ इसकी संगति की जाती है और आपका यहाँ पर फखावज के साथ संगति की जाती है धमार ताल की। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। परमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं, परमेल प्रवेशक नाम से स्पष्ट है। परमेल प्रवेशक यानी कि पर माने दूसरा, मेल माने थाट, मतलब दूसरे थाट में प्रवेश कराने वाला। एक जाति से दूसरी जाति में, एक थाट से दूसरे थाट में, एक पैर से दूसरे पैर में। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराने वाला राग परमेल प्रवेशक राग आपका कहलाता है। अब परमेल प्रवेशक राग आपका एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी आपसे आ सकता है। तो जय जय बंती, इसे आपका जय जय बंती भी बोला जाता है, जय जय बंती। मुल्तानी और आपका मारवा, ये भी आपको उदाहरण मिल जाते हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके यह परमेल प्रवेशक राग हैं। आगे हम बात करेंगे अब्दुल करीम खां किस घराने के थे। देखिए वहां पर क्या पूछा गया था आगे आपसे कि किराना घराने के संस्थापक कौन है। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया आपसे, सेम क्वेश्चन घुमा करके, अब्दुल करीम खां किस घराने के गायक थे। तो ये क्या था, इसका राइट आंसर किराना घराना। तो यानी कि इनको पता नहीं क्वेश्चन मिलते नहीं हैं या फिर एक ही टॉपिक को या इतना क्यों भर देते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखिए इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक टॉपिक से आपके 4 से 5 या 8 से 10 क्वेश्चन अगर पूछ लिए गए, अगर वही टॉपिक आपको अगर पता नहीं है तो फिर आप उसमें फंस जाएंगे ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका माइंडसेट किस प्रकार का रहता है कुछ भी नहीं पता है। आगे हम बात करेंगे अर्धदर्शक स्वर किसे कहते हैं। अर्धदर्शक स्वर किसे कहते हैं, गांधार, पंचम, मध्यम। तो देखिए अर्धदर्शक स्वर आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मध्यम। क्यों, अब देखिए सा रे ग म प ध नि सा। अब इस प्रकार से आप इसे देख लीजिएगा एक बार, सारे ग प ध नि। अब देखिए आपके 7 स्वर होते हैं, आपको इसको हटा दीजिएगा। तो जो अर्धदर्शक स्वर होता है वो मध्यम होता है, वो बीच में आपका आता है। इस प्रकार से आप रिलेटेड कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, उस्ताद फैयाज खां का जन्म किस वर्ष में हुआ था। उस्ताद फैयाज खां का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सन 1868 में, 1876 में, 1886 में, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। अब देखिए
इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं जन्म से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, तो जन्म मृत्यु आपका एक से अधिक समय में तो हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ से इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो अब आप इसे देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए 1868। अब देखिए जो आपका फैयाज खां थे, इनका उपनाम भी आपको पता होना चाहिए, आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका उपनाम क्या है? प्रेम पिया। जिस प्रकार से आपका भातखंडे जी का पूछा गया था चतुर पंडित, तो आगे इनका भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए फैयाज खां को क्या बुलाया जाता है? प्रेम पिया। अब देखिए इनका जो जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिकंदरा। कहाँ पर हुआ था? सिकंदरा, आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर, आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर, सिकंदरा नामक स्थान पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। इनका गुरु भी आपसे पूछा जा सकता है, गुरु के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो गुरु भी आप लिख लीजिएगा, गुलाम अब्बास खां। कौन थे इनके गुरु? गुलाम अब्बास खां। कौन थे इनके गुरु? गुलाम अब्बास खां। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, संगीत प्रवेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? कृष्णराव शंकर पंडित, कुमार गंधर्व, ओंकारनाथ ठाकुर, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो जो संगीत प्रवेश पुस्तक है ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए आपका जो संगीत प्रवेश पुस्तक है यह कृष्णराव शंकर पंडित जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कृष्णराव शंकर पंडित जी के द्वारा यह पुस्तक आपका लिखा गया है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक के लेखक कौन है? भातखंडे, हरिश्चंद्र श्रीवास, प्रेमलता शर्मा, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए आपका जो भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक है, भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका, इसके द्वारा लिखा गया लालमणि मिश्र के द्वारा, लालमणि मिश्र के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ई। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि लालमणि मिश्र यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए एक चीज आपने नोटिस की हो तो पीजीटी में आपका अभी तक, यानी कि हम अभी 40 तक भी नहीं पहुंचे हैं, पीजीटी में आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका बुक से संबंधित पूछ लिया गया। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, बुक से संबंधित आपको पता होना चाहिए। राग वर्गीकरण में संकीर्ण राग किसे कहते हैं? जिसमें स्वरों की संख्या कम हो, जिसमें कई रागों की छाया दिखाई पड़े, जिसमें स्वरों की संख्या अधिक हो, एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो संकीर्ण राग क्या होता है? अब देखिए राग आपके 3 प्रकार के आपके रखे गए हैं, यानी कि रागों के 3 लक्षण माने गए हैं, उनमें से आपका एक रहने वाला है संकीर्ण राग। इसका मतलब क्या होता है? तो संकीर्ण का मतलब होता है आपका कई रागों की छाया दिखाई पड़े, मतलब कई रागों की छाया आपकी दिखाई पड़े। अब देखिए पहला कौन सा होता है आपका? तो शुद्ध, दूसरा आपका होता है छायालग, तीसरा होता है आपका संकीर्ण। तो इस प्रकार से आपके 3 रागों के लक्षण हैं। अब शुद्ध में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि जिसमें आपका किसी राग का मिश्रण ना हो, यानी कि बिल्कुल शुद्ध हो, किसी राग का मिश्रण ना हो, यानी कि बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध। छाया क्या होता है? जिसमें किसी अन्य राग की छाया दिखाई पड़े, मतलब जिसमें किसी अन्य राग की छाया हो, छाया यानी कि 2 रागों का मिश्रण, 2 रागों का मिश्रण। ठीक है। संकीर्ण क्या होता है? कई रागों का मिश्रण, कई रागों का मिश्रण। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर तीनों के तीनों रहने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, त्यागराज की जन्म तिथि क्या है? 4 मई 18वीं सदी का पूर्वार्ध, 4 मई 18वीं सदी का उत्तरार्ध, 4 मई 18वीं सदी का पूर्वार्ध। तो अब देखिए एक से अधिक यानी में से कोई नहीं। तो त्यागराज की डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है? तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वह रहने वाला आपका 4 मई 18वीं सदी का उत्तरार्ध, 4 मई 18वीं सदी का उत्तरार्ध। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट इनकी डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 4 मई
1967 मिलती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर 4 मई 1968 यहाँ पर मिल रही है, तो फिर आपका यहाँ पर तो है ही नहीं। तो देखिए उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, लास्ट में। पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में। तो देखिए 18वीं आपकी जो सदी चलती है 1800 से लेकर के आपका 1899 तक, यानी कि 1900 तक चलती है। तो यहाँ पर 1900 है, तो आपका उत्तरार्ध ये रहेगा, पूर्वार्ध मतलब पूर्वार्ध ये रहेगा, उत्तरार्ध यानी कि लास्ट में आपका रहेगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें देख पाएंगे। अब देखिए त्यागराज के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में जाने, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मद्रास, कहाँ पर हुआ था, मद्रास के तंजौर में, मद्रास के तंजौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके गुरु कौन थे, ये भी क्वेश्चन बनता है, कृष्णानंद। कौन थे इनके गुरु, इनके गुरु थे कृष्णानंद। देखिए गाइस ये था आज का हमारा पीजीटी का अगस्त वाला पेपर, यानी कि आपका म्यूजिक के 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से अभी हमने 40 क्वेश्चनों पर डिस्कस हम कर चुके हैं। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे के जो 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इससे आपको कितनी हेल्प आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए मैं आपको इसी प्रकार से तीनों के तीनों पेपरों को आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपको अपनी राय जरूर देनी है, आगे के पेपरों को मैं सॉल्व करवाऊँ या फिर नहीं करवाऊँ, कि डायरेक्ट थ्योरी को हम स्टार्ट कर दें। ये था आज का सेशन, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।